Good evening, children. So in yesterday's class, we are done that how DNA is packed in a chromosome, and from chromosome in nucleus, and nucleus in cell, and how such a long, that is 2.24-meter long DNA is become so small, microscopic, that you cannot see them without good electron microscope. ठीक है, ऐसे वैसे माइक्रोस्कोप से आपको डीएनए के स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा. स्कूल में सब बेवकूफ बनाते हैं. वी हैव गॉट एन एक्सपेरिमेंट, क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए, एंड वो पालक के पत्तों पे ऐसे ऐसे मैश वैश करके निरमा डिटर्जेंट पाउडर डाल के एंड समथिंग समथिंग यू विल डू, एंड उसको फिर अल्कोहल के अंदर प्रेसिपिटेट कर देंगे, एंड उसके बाद उसको लूप बना के निकालेंगे और सब डीएनए साफ. मैंने कहा अच्छा डीएनए है. हाँ सर. मैंने कहा सेल तो दिखते ही नहीं नेकेड आई से. फिर तुमको सेल भी दिख गया, उसके अंदर क्रोमोसोम भी दिख गया, न्यूक्लियस भी दिख गया, न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम भी दिख गया, क्रोमोसोम आपको डीएनए भी दिख गया. आप डीएनए देख पा रहे हैं थ्रेड लाइक से. बच्चे बोलते सर वो थ्रेड वाले ना, दोस थ्रेड्स, पुट दिस कर्टन आल्सो बेटा. सो वो जो थ्रेड दिख रहे हैं सर वो डीएनए के हैं. तो मैंने कहा चलाओ, देश तो बेवकूफों से भरा पड़ा है, तो तुम भी चला लो अपना. ये हाल है साहब, है ना. डीएनए उनको दिख जाते हैं इससे. चलो भाई, पत्ते वत्ते में कई फाइबर होते हैं, कुछ होगा फाइबर वाइबर में होंगे उसके डीएनए, पर डीएनए यू कैन नॉट सी बाय नेकेड आई, एंड यू कैन नॉट सी बाय क्या कहते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. सो अगर वो डीएनए हैं, होंगे डीएनए, डेफिनेटली डीएनए कहाँ जाएंगे, सेल के हैं तो हैं, वहीं पे ही होंगे. ठीक है, आइसोलेट भी हो गए होंगे, लेकिन यू कैन नॉट सी देम बाय नेकेड आई, यू कैन नॉट सी देम बाय योर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप. तो वही मेरा वो है. बाकी सेपरेट तो हो गया होगा डीएनए, क्यों नहीं होगा, जब आप सेल मेम्ब्रेन तोड़ देंगे और सेल क्या कहते हैं न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगे, और अगर प्रोटीज एंजाइम डाल देंगे तो डीएनए तो टूट ही जाएगा, क्रोमोसोम में से बाहर आ ही जाएगा. एक मिनट देखता हूँ कोई आया है. ओके, चलिए. तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे, है ना. पैकेजिंग और डीएनए तो हमने पढ़ लिया था. लेट अस टॉक फर्दर अहेड. So let me open the chapter, and here is the in yesterday's class we have studied the beads and a string structure, है ना. दोबारा से पढ़ लेते हैं पैराग्राफ. क्या लिखा है, the beads on string structure of a chromatin is packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage. ये why metaphase stage is written here, मैंने आपको बताया था. Normally when the cell is not dividing, when it is in the interphase state, the chromosomes are found in the form of chromatin material. देन व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, है ना, जब वो जो है इंटरफेस से घुस करके निकल करके और एम फेज में घुसती है, तो वो एम फेज में जब जा रही है तो कॉइलिंग शुरू होती है ना. और हमने प्रोफेज 1 का पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट अपन ने यही लिखा था, दैट इज द क्रोमोसोम स्टार्ट कॉइलिंग, है ना. कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम take place, the chromatin material take place, and the chromosomes are formed. And metaphase में आता है condensation is maximum, वो सबसे ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, सबसे ज्यादा छोटे हो जाते हैं, और उस स्टेट के अंदर वी कैन क्लियरली सी देम इन अंडर माइटोकॉन्ड्रिया. एक केमिकल होता है, उसका नाम है कॉल्किसिन. ठीक है, a chemical named as colchicine, when added in the dividing cell, the cells which are undergoing mitosis or meiosis, if you add the colchicine, the colchicine will dissolve the spindle fiber. You remember what are spindle fiber if you studied chapter 9, chapter 9, that is the cell division in class 11th. तो आपने डेफिनेटली वो पढ़ा होगा कि सेल जो होती हैं वो किस तरह से माइटोसिस कर रहे हैं. एंड व्हेन द सेल्स आर डूइंग मतलब अंडरगोइंग माइटोसिस और मियोसिस, एम फेज में दोनों आती है माइटोसिस और मियोसिस, देन स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म एंड द क्रोमोसोम्स गोज एंड अटैच्ड ऑन द स्पिंडल फाइबर. एंड ड्यूरिंग एनाफेज, प्रोफेज में तो स्पिंडल फाइबर बने हैं, मेटाफेज में वो बन जाते हैं इस तरीके से, और क्रोमोसोम आकर के उस पर अटैच हो जाते हैं. एंड इन एनाफेज द स्पिंडल फाइबर्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, टेकिंग their respective chromatids toward their opposite poles.
ये वाला अपने पोल में ले जाएगा, ये अपने पोल में ले जाएगा। इतना आपको याद होगा जहां तक मुझे मुझे यस सर। आभास है ना। सो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसके ये कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा तो क्रोमोसोम वहीं पड़े रहेंगे and they will not enter in the anaphase. And if the chromosome doesn't enter into anaphase, the uncoiling will not begin. Telophase is just reverse of the prophase. तो prophase में condensation हुआ था, तो telophase में मतलब वो uncoiling शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो वो आगे के फेज अरेस्ट हो जाते हैं, मेटाफेज में आकर के अरेस्ट हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो स्पिंडल फाइबर्स आर डिसॉल्व, सो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्शन एंड नो मूवमेंट ऑफ दिस क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिड व्हाटसोएवर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई द मेटाफेज स्टेज के अंदर हम क्रोमोसोम को अगर रोकना चाहते हैं, वी वांट टू स्टडी अबाउट क्रोमोसोम। आपने कैरियोटाइपिंग वर्ड सुना था, मैंने आपको बताया था चैप्टर 5 में, कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब अपन ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम पढ़ रहे थे डाउन सिंड्रोम में, तो वहाँ कुछ क्रोमोसोम्स के फोटो बना रखे थे और उनको नंबर दे रखा था 1 2 3 4 5 6 7, और हमने 21st नंबर 3 बार देखा है ना, इंस्टेड ऑफ 2। तो वो जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स का, वो जो है अगर उसको स्टडी करना है तो उसको हम कहते हैं कैरियोटाइपिंग। तो जो कैरियोटाइप अगर आपको बनाना है तो यू हैव टू स्टडी देम ऑन द मेटाफेज स्टेज, ठीक है। अदरवाइज क्रोमोसोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन आर सो थिन, 2 माइक मतलब उसके होंगे, क्या कहते हैं, नैनोमीटर के, हम क्या ही देखेंगे उसको, ठीक है। और अगर वो न्यूक्लियोसोम भी होंगे तो वो 18 नैनोमीटर के होंगे, तो दे आर नॉट वेरी क्लियरली विजिबल अंडर नॉर्मल माइक्रोस्कोप। तो छोड़िए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम वाले किसी भी माइक्रोस्कोप में वो नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ना। द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। हमने 2 तरह के प्रोटीन पढ़ लिए थे, हिस्टोन ऑक्टामर एंड हिस्टोन H1। 2 प्रोटीन यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए हिस्टोन H1 दे रखा है जो इसको लॉक कर देगा यहाँ पे, और क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर इज देयर विच इज सराउंडेड बाय DNA, ठीक है। और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। तो ये 2 तरह के तो हमने पढ़ लिए थे। अब इसके अलावा सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो देयर। तो देखिए, द पैकेजिंग द क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन। कौन से एडिशनल? अदर देन हिस्टोन, ठीक है, दैट आर कलेक्टिवली रेफर एज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन और अदर NHC। तो आप एग्जाम में अगर NHC वर्ड आ जाए तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का आप मत लिख के आना वहां पे, है ना। कुछ कुछ एब्रीविएशन मरका ही बना देते हैं लोग, पूरा अच्छे से याद कर लीजिए इसका, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। In a typical nucleus, some of the region of chromatin are loosely packed. किसी किसी जगह पे वो जो पैकिंग हो रही है ना न्यूक्लियोसोम, और उसके बाद वो कॉइलिंग एंड फर्दर कॉइलिंग, तो वो जो है उतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो अगर जब हम इसको स्टेन करेंगे तो हल्की दिखेगी हमको, ठीक है। एंड स्टेन लाइट एंड रेफर टू द यूक्रोमेटिन। इसको हम क्या नाम देंगे? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। और जो दूसरा वाला है वो हेट्रोक्रोमिन, जो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। द क्रोमेटिन दैट आर मोर डेंसली पैक्ड एंड स्टेन डार्क is called heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin. ये इसका क्या मतलब है? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, कौन बताएंगे मुझे? ट्रांसक्रिप्शन, स्टोरी राइटर राइट स्टोरी, वो तो किताब में है। अगर हम उसकी फोटोस्टेट कर देते हैं तो वो तो उसकी कॉपिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिप्लिकेशन। और फिर उसको क्या है, जो जो डायलॉग राइटर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डायलॉग के फॉर्म में राइट कर करके एक एक को दे देते हैं। हाँ भाई, ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारा रोल है, उससे पहले वाला का रोल भी लिख देंगे और लिख के बता देंगे उसको कि भाई जब ये बोल के खत्म करे तो तुम्हारे को एंट्री लेनी है, तुमको बोलना है। वो डायरेक्टर का काम है। और जब उसकी पूरी फिल्म बन जाती है, सेलुलॉइड पे आ जाती है, तो हम उसको कहते हैं वो ट्रांसलेट हो गई। मतलब ये क्या है, ये इसका एक इमेजिनेशन है उससे। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मतलब जो DNA की इंफॉर्मेशन को RNA में कन्वर्ट करना। द इंफॉर्मेशन ऑफ DNA इज कन्वर्टेड इनटू RNA। नाउ नॉट द एंटायर लेंथ ऑफ DNA इज कॉपीड एवरी टाइम इनटू RNA। DNA तो बहुत बड़ा है और DNA कैन कॉपी
thousands of RNA. A DNA can make thousands of RNA. ठीक है, तो वो अलग अलग जगहों से होगा, है ना। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये डीएनए है, तो प्रोबेबली यहाँ से लेके यहाँ तक का पीस एक आरएनए बना रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरा बना रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, चौथा, पांचवा, सोलह, ऊपर से लेके नीचे तक हजारों के नंबर में हो जाएंगे। ठीक है, तो जहां पे यूक्रोमेटिन है वो तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, जहां हिट्रोक्रोमेटिन है वो ज्यादा डेंसली पैक्ड है, वहां ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, तो फिर उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, वो कभी जीन बनाएंगे नहीं, क्योंकि ना तो उसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ना उसका ट्रांसलेशन होगा, ना उसका कोई रोल रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस में, एक्सप्रेशन ऑफ द करेक्टर। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया, आई थिंक सो। बीच बीच में हाँ ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. it gives, because I can't see you, the only communication between us is the voice communication, है ना। तो ये हो गया अपना, और हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो इनएक्टिव रहते हैं, तो ये आपने समझ लिया। नाउ हम वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब हम डीएनए 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 करके हमने बहुत टाइम से रोल लगा लिया कि भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है ना। तो क्वेश्चन इज हाउ इज अ डीएनए एबल टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, है ना। मैंने आपको कल की क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था। मान लीजिए मेरे को लैम्बोर्गिनी की फैक्ट्री डालनी है यहाँ पे, पूरे देश में शायद एक साल में 2 या 3 कार बिक जाएगी, इतने करोड़पति तो हैं, तो 3 या 4 कार बिक जाएगी। उस हिसाब से मैंने उनसे वादा कर लिया कि साहब मैं पर कार आपको 1 लाख रुपए दूंगा, और जो भी है ऐसे ऐसे दूंगा, बाकी जो घाटा लगे वो मेरा, और जो प्रॉफिट है वो मेरा, और जो टैक्स देना है वो मेरा, और जो भी नुकसान हो वो भी मेरा। तो लैम्बोर्गिनी वाले बोले हमारा गया ही क्या है, 4 किताबें तो देनी है उसको। तो लैम्बोर्गिनी वाले मुझे क्या देंगे, दे विल गिव मी 4 बुक्स, 4 और 5 बुक्स, जिसके अंदर एक में बिल्डिंग का वो मतलब फैक्ट्री का शेड किस तरह से बनेगा, कौन कौन से मशीन कहाँ कहाँ लगेगी, एक में जो है पूरा कैसे कैसे इंजन बनेगा, कैसे कैसे उसके गियर बॉक्स बनेंगे, कैसे कैसे उसके ट्रांसमिशन लाइन होगी, वो सब देंगे। एक में वो सारी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बताएंगे कि बैटरी कहाँ लगेगी, उससे डायनामो कहाँ कनेक्ट होगा, और उससे कैसे पावर जाएगी, स्विचेस कैसे होंगे, ऑटोमेटिक रेंज सेंसर काम कैसे करेगा, ये वो सारी चीजें वो हो गई। और एक में अबाउट पेंट एंड ऑल उसके बारे में हो सकती है, या फिर इवन टेस्टिंग वेस्टिंग के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एंड फाइनली वो बोलेंगे आप आ जाना साहब हमारी फैक्ट्री में, आपको ट्रेनिंग दे देंगे, आपके वर्कर्स को ट्रेनिंग दे देंगे, हो गया हमारा काम पूरा। लैम्बोर्गिनी वाले इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करने वाले। तो देयर टोटल सपोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ 4-5 बुक्स in which the information is written, and some technical know-how and training। हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन वो 4-5 बुक में भी नहीं है, वो 46 या 23 पेयर क्रोमोसोम्स में है। बुक्स तो बहुत बड़ी बड़ी थी, क्रोमोसोम तो जो है बहुत छोटे हैं। कई सालों पहलों की बात है, स्टाफ रूम में बैठे हुए थे उन दिनों, डीवीडीज का, सीडीज पहले आई थी, उसके बाद डीवीडीज का वो चला था। सीडीज में क्या होता था, एक एक सीडी में एक पिक्चर लो क्वालिटी में आती थी, 450 450 MB के बराबर की उसके अंदर स्पेस होती है एक सीडी के अंदर, तो उसमें एक पिक्चर आ जाती थी बस, उससे ज्यादा नहीं आती थी। तो फिर उसके बाद डीवीडीज आई, तो फिर क्वालिटी अच्छी होने लगी, क्योंकि जो हाई डेंसिटी वाली पिक्चर होती है वो उससे ज्यादा जाती थी, जीबीज में जाती थी, और एक डीवीडी में 4 GB तक की स्पेस होती है। तो वो डीवीडीज का फैशन आया, तो सबके जो सीडी प्लेयर थे वो खराब हो गए, हमारे पास भी पड़े हुए थे, हमने भी सीडी प्लेयर डिस्कार्ड किया। उससे पहले वीडियो प्लेयर थे, फिर सीडी प्लेयर आया, उनको सबको हटाया, डीवीडी प्लेयर लिया। फिर एक दिन ऐसे शक्तावत सर बोले कि सर मेरे को भी डीवीडी प्लेयर लेना है सर, कौन सा लूँ। मैंने शक्तावत सर से कहा, मैंने कहा सर थोड़ा रुको आप, अभी आप डीवीडी प्लेयर लोगे वो आपका 1-2 साल के अंदर बेकार हो जाएगा। वो लोग कैसे बात कर रहे हैं सर, मैंने कहा हाँ सर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और अब जो है एसडी कार्ड आ रहे हैं, और एसडी कार्ड जो है वो उसकी कीमत करीब 200-300 रुपए के करीब है। आप जाना किसी भी दुकान पे, एसडी कार्ड में पिक्चर डला लाना, और अपने कंप्यूटर पे या डीवीडी प्लेयर की जगह जो दूसरे प्लेयर आएंगे उस पर देख लेना। तो सर बोले ऐसा भी होता है, मैंने कहा, और एक एसडी प्लेयर में आप कई सारी पिक्चरें भी ला सकेंगे, क्योंकि एसडी प्लेयर कार्ड जो होते हैं वो बड़े होते हैं, 4 GB के या 8 GB के या 16 GB के जो, और उसका भी जमाना गया, अब तो इनके आगे छोटे छोटे माइक्रो एसडी भी, माइक्रो इसके। तो हमने जो इंफॉर्मेशन थी
उनको छोटा करके कर करके इस लेवल तक तो पहुंच गए अभी कि पूरी पिक्चर को, ऐसे कई सारी पिक्चर्स को हम जो है इतने से कार्ड के अंदर ला सकते हैं। जैसे 32 GB, 32 GB के अंदर आराम से 7-8 पिक्चर्स आ जाएंगी, 7-8 मूवीज आसानी से इसके अंदर आ जाएगी, ज्यादा भी आ सकती है ना। हाई डेंसिटी रखेंगे तो 7 तो आ ही सकेगी। तो ये हो गया। तो हमारा जो हमारा भी जो इंफॉर्मेशन है वो हमने वो बुकलेट जो मोटी मोटी पहले अभी प्रिंसिपल सर हमारे बोल रहे थे, व्हाई डोंट यू विजिट लाइब्रेरी। किस कौन जाएगा लाइब्रेरी में, पुरानी पुरानी किताबें पढ़ी है, गूगल पे टाइप करो सारी चीजें आ जाती है, ऑडियो वीडियो एंड सभी चीजें आ जाती है। तो हु विल गो, वो गए गुजरे जमाने, वो कमरा खाली कर देना चाहिए, दैट शुड बी यूज फॉर समथिंग एल्स। वहाँ थोड़े कंप्यूटर लगा दो जिसमें गूगल हो, बस केवल और गूगल रखो और कुछ मत रखो, that will be more than enough. A child whoever want to know anything will simply go there, type something and he'll get all the information. What is the need of booklets, books and all है। एंड जमाना इतना अच्छा हो गया, गूगल रीड भी कर देता है, आपके पास फुर्सत नहीं है, आपने सेलेक्ट कर दिया और रीड का बटन से दबा दिया, वो रीड भी कर देगा। आपने कुछ लिखना है वो लिख दिया और उसके बाद आपने उसको स्पीक भी करवा लिया। तो देयर आर सो मेनी फैसिलिटीज, तो टाइम इज चेंजिंग। हाँ, तो मैं वापस से वहीं आ जाता हूँ, बहुत ज्यादा बातें करता हूँ असल में। तो वो क्या कर रहे हैं, डीएनए जो है उसके अंदर हमने सारी की पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है। एंड वो होते 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 तो इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा हो गया कि आप उसको देख नहीं सकते। हमारी इंफॉर्मेशन हो सकता है 4 किताब की इंफॉर्मेशन एक माइक्रो एसडी में आ जाए 32 GB में, ठीक है। तो लेम्बोर्गिनी का पूरे प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ सकती है। उसके लिए वो हमसे करोड़ों रुपए ले लेंगे, प्लस पर कार का जो है बेनिफिट लेंगे वो अलग। तो हमारी पूरी बॉडी की लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो इंफॉर्मेशन फंक्शन में कैसे चेंज होगी, हाउ विल इट चेंज। सपोज एक फंक्शन बता रहा हूं मैं कि मैं धूप में बैठता हूँ, सर्दियां आ जाएगी भी थोड़े दिनों बाद, फिर हमको ठंड लगेगी, फिर हम धूप में जाके बैठ जाया करेंगे या खड़े हो जाया करेंगे रोजाना। और थोड़े दिनों में हमारा जो होता हूँ क्या, मेरा तो क्या ही चेंज होगा, आप लोग जैसे हैं अगर धूप में बैठ जाए तो आप लोग जो है टैन होने लगेंगे, है ना। एंड योर टैनिंग विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू सी एटलीस्ट इन दीज पॉइंट्स, जहाँ तक कपड़ा कवर्ड है वहां तक जो है आप अनटैन रहेंगे, और उसके आगे जो है वहां पे टैनिंग हो जाएगी। जब भी आप क्या कहते हैं आपका टॉप खोलते हैं चेंज करते हैं तो आपको दिखेगा अरे यहाँ से क्या, अरे इतना टैनिंग हो गया, है ना। तो ये एक फंक्शन है टैनिंग। when the sunlight is falling on the body skin, तो स्किन जो है वो देखती है कि मतलब दिस यूवी रेज आर कमिंग एंड दिस यूवी रेज में लीड टू द सम टाइप ऑफ म्यूटेशन। सो बॉडी का अपना खुद का फंक्शन है, तो वो क्या है ज्यादा मिलेनिन बना देती है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज पैक्ड इन डीएनए। पर जैसे वो जो किताब है उसको तो पढ़ने वाले हैं, उसके लिए तो कई सारे हमारे पास इंजीनियर है, टीम ऑफ इंजीनियर्स आर देयर एंड दे नो कि भाई इसको मतलब कौन सी चीज कहाँ आएगी कैसे काम करेगी। हाउ दिस इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन द डीएनए विल चेंज इनटू अ फंक्शन, दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन विच इज इन द डीएनए, हाउ इट कम्स इनटू अ फंक्शन। मैंने कहा ना जेनेटिक्स नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स कभी खत्म नहीं होगा। हम ये नहीं कह सकेंगे कि भाई आज हमारी जेनेटिक्स की स्टडी खत्म हो गई, अब हमको जितना भी कुछ मालूम करना था पता कर लिया हमने, कभी भी नहीं कह सकेंगे। वट एवर हाउ मेनी ईयर्स इट में टेक प्लेस, कितना भी हम साइंस में एडवांस हो जाए, तो गॉड ने तो इतनी छोटी 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 चीजों के अंदर छुपा के रखी है इंफॉर्मेशन। तो वो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है दैट हैज टू बी ब्रॉट टू अ फंक्शन। से फॉर एग्जांपल मेलानिन फॉर्मेशन, टैनिंग। So it's a very complicated subject. Now people, the scientists just wanted to know how that function is carried out. तो ये तो बात पता थी कि डीएनए रिप्लिकेशन कर सकता, वो तो जरूरी है। जब एक बॉडी से एक बच्चे, एक सेल से दूसरा सेल या एक इंसान से दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसमें हेरिडिटी चली गई, दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन तो उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डीएनए, हाउ इट बिकम अ फंक्शन। तो उसको समझने के लिए काफी टाइम तक जोर लगाया, तो ये समझ आया कि भाई डीएनए से एक प्रोटीन बनाना पड़ेगा। फंक्शन तो प्रोटीन्स करते हैं, whatever functions are taking place in our body, they are conducted by certain enzymes. So there will be some enzyme produced
When the UV rays falls on a certain place, तो वहां कुछ ऐसे एंजाइम्स बनेंगे जो मिलेनिन बनाने लग जाएंगे। इतना बात समझ आ गया है ना? अगर हमको प्रोटीन का डाइजेस्ट करना है तो प्रोटीज एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। अनलेस द प्रोटीज एंजाइम इज देयर, वी विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट प्रोटीन। ठीक है, अगर हमको स्टार्च डाइजेस्ट करना है, मुंह में हमने ब्रेड खाया, चबाते रहेंगे, थोड़ी देर में वो मीठी लगने लग जाएगी। क्यों लगी मीठी? बिकॉज द स्टार्च विल चेंज इनटू शुगर्स। ठीक है, और वो कैसे हुए? बिकॉज द एंजाइम अमाइलेज इज देयर। सो अमाइलेज है तो स्टार्च विल चेंज इनटू शुगर। कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में कई सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, हमने पिछले साल पढ़ा, हमने मूवमेंटल लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, रेस्पिरेशन में कई सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, वो हमने पिछले साल पढ़ा 14 चैप्टर में, सेलुलर प्लांट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो ये तो बात हमको समझ आ गई कि दैट इज एवरी फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सम एंजाइम, वन और मोर एंजाइम्स। और ये भी हमको पता पड़ गया कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। So now we want to know what is the relation between a DNA and a protein. DNA से प्रोटीन कैसे बनेगा रिक्वायर्ड टाइप का, so that a function will be conducted. इसने काफी चक्करगुन्नी दी लोगों को। तब ये मालूम पड़ा कि डीएनए के अंदर दो खासियत होती है। पहली बात तो क्या, डीएनए कैन मेक इट्स ओन कॉपी, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। एंड दूसरी बात कि डीएनए कैन आल्सो ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए। डीएनए से डीएनए बन सकता है और डीएनए से आरएनए बन सकता है। डीएनए से डीएनए के बनने को हम कहते हैं रिप्लिकेशन, एंड डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एंड वी आल्सो केम टू नो स्लोली लेटर ऑन कि दैट आरएनए 3 तरह के होते हैं, है ना, एंड आरएनए आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर कोई फंक्शन कराना है डीएनए को, तो डीएनए पहले आरएनए बनाएगा, फिर आरएनए जो होंगे वो रिक्वायर्ड टाइप के प्रोटीन बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, और फिर उनसे एक पर्टिकुलर फंक्शन कंट्रोल होगा। तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनने की इस चेन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉग्मा। दिस इज द की, सेंट्रल की ऑफ आवर बॉडी, जिससे कि हम फंक्शन कर रहे हैं। चाहे मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप सुन रहे हो, चाहे मुझे देख पा रहे हो, चाहे आपको किसी आपके घर में पूजा हो रही होगी, अगरबत्ती जल रही होगी, इसकी खुशबू आपके नाक में आ रही है, आपको पता पड़ रहा है, आपको बाहर कोई जा रहा है, उसकी साइकिल की स्कूटर की आवाज आ रही है, वो तो जो भी कुछ आप के अंदर हो रहा है, या आप बाहर की किसी चीज को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वट एवर यू आर एबल टू डिटेक्ट। गर्मी बहुत है तो कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि द स्किन हैज सम ऑफ द थर्मोरिसेप्टर, और थर्मोरिसेप्टर्स आर गेटिंग द चेंजेस। उनको मालूम पड़ रहा है यार ये तो टेम्परेचर ज्यादा है, और उन्होंने बॉडी को जाके बता दिया भैया बहुत गर्मी है, पसीना निकलवाओ, सो दैट द बॉडी विल बिकम कूल। ठीक है, ऑल दीज आर वर्किंग ऑन अ प्रिंसिपल कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन एक खास तरह के चेंज कराएगा। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो अब हमको एक और नई चीज की जरूरत पड़ी। अभी तक हम डीएनए पढ़ रहे थे, अब हमको एक नई चीज की जरूरत पड़ी, दैट इज आरएनए। लेट अस नो अबाउट आरएनए। पहले हमने केवल आरएनए और डीएनए के कंपैरिजन पढ़ा था, देयर आर सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन व्हिच आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आई थिंक यू आर एबल टू कनेक्ट द टॉपिक्स हाउ इट इज बीन, दैट इज 1928 से लेकर के आज तक हम कैसे बढ़ रहे हैं, उसको आपको समझ आ रहा है अभी? वो अगर हम Yes, sir. पढ़ते हैं ना कि पहले डीएनए पढ़ रहे हैं, फिर वो पढ़ रहे हैं, फिर वो पढ़ रहे हैं, तो पूरा खिचड़ी बन जाती है, आपको समझ ही नहीं आता। यू वुड हैव नेवर बीन एबल टू रिलेट दैट। सो नाउ वी आर इन अ स्टेट 1926 का जो एक्सपेरिमेंट था उसके आगे से हम पढ़ रहे हैं। हालांकि हमने बीच का एक गैप छोड़ दिया, 1902 जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हुई है उसके बाद से लेकर के, और 1926 तक भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बट वी आर जस्ट नॉट फाउंड एनी इम्पोर्टेंस इन आवर कोर्स, तो हमने उसको अवॉइड कर रखा है। इन लेटर ऑन जब आप हायर स्टडीज करोगे तो आपको उनको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। हमने 1926 का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, 1944 का रीडिस्कवरी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने 1953 हर्शिन चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, वी आर स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, फिर हमने उसकी पैकेजिंग के बारे में पढ़ लिया, है ना, और हमने पढ़ा कि प्रोटीन में मतलब डीएनए में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर अबाउट आरएनए।
तो हम आरएनए वर्ड पे आ गए, ये इसके बाद है, क्योंकि हमको मालूम पड़ा कि डीएनए काम तब तक नहीं कर सकता जब तक वो आरएनए नहीं बनाए, क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम तो आरएनए का है ना। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं। तो फॉरगोइंग डिस्कशन, फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था, ये हमको पता करना है। क्यों? क्योंकि हमको ये बात तो पता पड़ गई थी कि एवरी केमिकल रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सम टाइप ऑफ प्रोटीन्स। ये बात तो हमको पता पड़ गई थी, क्योंकि देखिए देर आर सम पीपल हु आर वर्किंग ऑन इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक, देर आर सम पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रेस्पिरेशन, कुछ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, कुछ मसल कंट्रोल पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, और हर एक के अंदर एक बात क्लियर थी, दैट इज एंजाइम एंजाइम एंजाइम। ये होगा तो ये एंजाइम चाहिए, ये होगा तो ये एंजाइम होगा, ये एंजाइम होगा तो ये हो जाएगा, ये एंजाइम नहीं होगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो एक बात हमको क्लियर हो गई थी, दैट इज एवरी केमिकल रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय 1, 2 और फ्यू एंजाइम्स। और हमको एक बात और पता है कि एंजाइम्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन, एंजाइम्स आर पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब, आई एम आस्किंग यू, पॉलीपेप्टाइड के क्या मायने होते हैं? आप पूछते भी नहीं हो सर, आप पॉलीपेप्टाइड क्या बोल रहे हैं, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। यू शुड। सर लास्ट ईयर था हाँ था तो सही, सर, वो शुगर फॉस्फेट और नहीं नहीं, यू आर कंफ्यूज। तो दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, इमीडिएटली पूछ लो ना, आप ही का फायदा होगा। नहीं तो मैं तो ये सोच के चलूंगा कि वो 11th में था, आपने पढ़ लिया होगा। तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं बिटवीन टू एमिनो एसिड्स। टू एमिनो एसिड जो एक दूसरे के पास पड़े रहते हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। मैं किसी शीट पे बना के बता देता हूँ, so that will be easy for you to understand। पेपर है मेरे पास, टैब लेके आऊँ और फिर दोबारा लॉगिन करूँ, इससे तो आसान ये है। एंड दिस इज द पेन। एमिनो एसिड का फॉर्मूला पता है आपको? एमिनो एसिड में एक अल्फा कार्बन होता है, उस पे एक NH2 ग्रुप होता है, ये H और ये H, और एक H होता है, और एक C डबल बॉन्ड OH, और एक R होता है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ R। तो R हमने वहां पे लिख दिया, R1 2 3 R4 R5 R6 R7 करके R20 तक होंगे। उसके बाद में दूसरा एमिनो एसिड लाया, उसका भी H N H C H C डबल बॉन्ड O OH एंड R2 लिख देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा माइक्रोस्कोप कैमरे को सेट करने में। अब आपको दिखा? यू कैन। यस सर। हाँ, तो आपको यहाँ पे NH2 दिख रहा है, एक N दिख रहा है, और उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक ऊपर है और एक साइड में। NH2 ये यस सर। अल्फा कार्बन है, सेंटर कार्बन, ये उसके ऊपर H है, और ये R है। R20 टाइप के होते हैं, मैंने इसको R1 लिख दिया। फिर यहाँ पे C के बाद OH, तो COOH इज दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इसके कार्बोक्सिल ग्रुप का OH उस नेक्स्ट वाले एमिनो एसिड के H के साथ में बॉन्ड बनाएगा, पानी बन के बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से। दिस विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ H2O, और यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। इसका H नहीं, इसका OH और इसका H, ये वाला H, ये H और ये OH जो है वो पानी बनने, यार कहाँ ले जाऊं ये यार। तो ये H और OH जो है वो पानी बन के बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ जो इसका नाइट्रोजन और उसका कार्बन जो है वो एक बॉन्ड बनाएंगे, उसको हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो इन ए प्रोटीन देर आर सो मेनी, मतलब एक प्रोटीन बनाने के लिए, एक फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए हजारों एमिनो एसिड्स की जरूरत पड़ सकती है। मैंने तो 2 ही बनाए आपके सामने। 2 एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। हजारों होंगे तो हम उसको पॉलीपेप्टाइड कह देंगे, बस इतना ही तो फर्क है। 2 से ज्यादा